हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत सारी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ट्राइंगल्स के थ्योरम्स और बहुत सारे हम लोग ट्राइंगल्स से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास 9th में ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। देखिए आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखा है इससे पहले के क्लासेस में। आपने एक लाइन के बारे में कॉन्ग्रुएंसी, लाइन के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ रखा है। आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइन है और अगर एक लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर अगर हम रखते हैं, ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर ये मेरे पास सपोज करिए लाइन है ए बी और अगर मेरे पास एक और लाइन है सी डी, और अगर मैं सी डी जो लाइन है इसे अगर मैं ए बी के ऊपर रखता हूं कुछ इस तरीके से कि सी डी लाइन का जो सी पॉइंट है उसे मैं ए बी लाइन के ए पॉइंट के ऊपर रखता हूं। अगर ऐसा करने पे बच्चों जो डी पॉइंट है वो बी पॉइंट के ऊपर आ जाता है खुद ब खुद। अगर हमारे पास दो लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी, और अगर मैं इस लाइन के पॉइंट सी को ऊपर वाले के पॉइंट ए के ऊपर रखता हूं और ऐसा करने पर अगर डी पॉइंट और बी पॉइंट भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, यानी एक तरीके से कहिए कि अगर ये लाइन इस लाइन को कंप्लीटली कवर कर देता है तो हम कहते हैं कि ये लाइन इस लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ इस लाइन को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी कंप्लीटली कवर कर देना चाहिए। तो आपने पढ़ा था कि ऐसे दो लाइंस जो कि एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर दें, यानी इनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं, इस तरीके के लाइन को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एंगल्स की बात करें, मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है, लाइंस एंड एंगल्स में आपने एंगल के बारे में पढ़ा था। अगर मेरे पास एक एंगल, सपोज करिए मेरे पास है ए बी सी, इस एंगल को ऐसे नाम लेंगे ना, एंगल ए बी सी, और ये है एंगल डी ई एफ। अब ये दो एंगल्स, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी देखिए ये एंगल है, और एंगल डी ई एफ देखिए ये एंगल है। ठीक है, तो कब कहें कि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? कब कहेंगे ऐसा? लाइन कब कहें कॉन्ग्रुएंट, ये तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है इससे पहले। दो एंगल्स को कब कहते हैं कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट? देखिए अगर हमारे पास एक एंगल है ए बी सी और हमारे पास एक एंगल है डी ई एफ, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर एंगल ए बी सी की जितनी भी वैल्यू है एंगल डी ई एफ की वैल्यू भी उतनी ही हो। यानी अगर एंगल ए बी सी 44 डिग्री और एंगल डी ई एफ भी 44 डिग्री है तो हम कहेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। अगर एंगल ए बी सी 82 डिग्री है और एंगल डी ई एफ भी 82 डिग्री है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। लेकिन अगर एंगल ए बी सी 75 डिग्री हुआ और एंगल डी ई एफ जो है वो 70 डिग्री हुआ तो क्या दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है? क्या दोनों एंगल का मेजर सेम है? अलग अलग है ना, एक 75 डिग्री है, एक 70 डिग्री है। जब दोनों एंगल्स का मेजर अलग अलग होगा तो हम कहें कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट एंगल कब होंगे? जब दोनों एंगल का जो मेजर है वो सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर अगर मैं आपको दे दूं तो आप कब कहें कि दो ज्योमेट्रिक फिगर अगर मैं आपको दे दूं तो आप कब कहें कि ये दोनों ज्योमेट्रिक फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? देखिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ना दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला कंडीशन कि भैया दोनों जो फिगर मैंने आपको दे रखे हैं, दोनों जो ज्योमेट्रिक फिगर मैंने आपको दे रखे हैं उनका शेप जो है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, एक जैसा शेप होना चाहिए।
और उनका साइज भी बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास दो ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं जिनका शेप भी एक जैसा है और जिनका साइज भी एक जैसा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर्स, दोनों ज्योमेट्रिक फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूं टू, इसको आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स are said to be congruent, are said to be congruent। congruent मतलब बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी, आप समझ लीजिए। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर said to be congruent if what, if they have same shape and same size। जैसे समझिए इस बात को, ये दोनों लाइन स्ट्रेट हैं, इनका शेप बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन साइज भी एक जैसा होना चाहिए। यानी इस लाइन की जो लेंथ है और इस लाइन की जो लेंथ है दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो अगर सी ए के ऊपर आने पर डी बी के ऊपर आ जाए, यानी दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपको सर्कल दे दूं, सपोज करिए मैंने आपको एक सर्कल दिया और ये दूसरा सर्कल दिया, ठीक है, अगर इस सर्कल, क्या दोनों सर्कल का शेप एक जैसा है? भाई दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं उन सारे सर्कल्स का शेप तो एक जैसा ही होता है ना, सर्कल का शेप तो बिल्कुल यूनिक है, एक जैसा ही है। अच्छा, इस सर्कल का अगर रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इस सर्कल का भी रेडियस अगर है 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका सेंटर है ए और इसका सेंटर है बी, अगर मैं इस सर्कल को उठाकर और इस सर्कल के ऊपर रखूं, समझिएगा, अगर मैं इस सर्कल को उठाकर और इस सर्कल के ऊपर रखूं तो, और ऐसा करने पर अगर मैं बी पॉइंट को ए पॉइंट के ऊपर रख रहा हूं, ठीक है, मेरे पास दो सर्कल हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का, सेंटर ए और बी, मैंने बी वाले सर्कल को उठाकर ए वाले सर्कल के ऊपर कुछ इस तरीके से रखा है कि दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर, यानी बी को उठाकर ए के ऊपर रख दिया है। तो अगर मैं सामने से देखूं और सामने से देखने पर ये जो सर्कल है ये इस सर्कल के पीछे कंप्लीटली ढक जाए, यानी ओवरलैप हो जाए, इसका जो बाउंड्री है ये इसके बाउंड्री के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए, तो मैं बोलूंगा यार इनका शेप तो एक जैसा था ही, दोनों का साइज भी एक जैसा है, दोनों ने एग्जैक्टली ओवरलैप कर लिया है एक दूसरे को। जैसे अगर मान लीजिए आप 500 का नोट लेते हैं और एक और 500 का नोट लेते हैं और 500 के नोट के ऊपर 500 के नोट को रखते हैं तो बिल्कुल ओवरलैप करता है ना, ढक देता है वो ऊपर वाला 500 का नोट नीचे वाले को, तो हम कहें कि वो दोनों 500 के नोट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन 500 और 2000 के नोट को अगर आप ढकने की कोशिश करेंगे तो दोनों साइड से देखने पर ढकते नहीं, एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करते हैं। तो 500 और 2000 के नोट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन 500 और 500 के नोट कॉन्ग्रुएंट है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये वही बात होगी। तो अगर मान लीजिए अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये कंप्लीटली कवर कर लेगा, इसको ओवरलैप कर जाएगा, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, यही अगर मैं इस सर्कल का जो रेडियस है उसको मैं 3 सेंटीमीटर कर दूं, क्या अब ये दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सेंटर से इसके सारे पॉइंट की दूरी 4 सेंटीमीटर है, सेंटर से इसके सारे पॉइंट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अगर इन दोनों के सेंटर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, राइट। तो दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? शेप तो उनका एक जैसा होता ही है, उनका साइज भी एक जैसा हो, बिल्कुल सेम साइज, मतलब उनका रेडियस बिल्कुल सेम होना चाहिए। उस तरीके से अगर मैं आपको एक स्क्वायर दूं, एक स्क्वायर मैंने बनाया, ठीक है, मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है एबीसीडी और ये स्क्वायर है पी क्यू आर एस।
अगर इसका साइड है 4 सेंटीमीटर और इसका साइड भी अगर है 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसको अगर मैं रखूंगा तो क्या ये इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर देगा, करेगा ना ओवरलैप, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है। हाँ, अगर ये 4 होता और ये 6 होता तब फिर ओवरलैप नहीं कर पाता, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ रहे हैं कि एक के ऊपर दूसरे को रखा तो दोनों साइड से देखिए तो बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप कर देगा। ठीक है, तो दो ज्योमेट्रिक फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलो बच्चों, ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, इन सब की बात की। उससे हमने एक आइडिया लगाया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, कार्बन कॉपी एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि एक ज्योमेट्रिक अगर फिगर आपके पास है और दूसरा ज्योमेट्रिक फिगर है, दोनों को रखने पर ओवरलैप अगर कर जाए यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। राइट, अब हम लोग इस चैप्टर में चूंकि हमें सिर्फ ट्रायंगल्स पढ़ना है, तो चलिए हम लोग सिर्फ ट्रायंगल्स की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल भी तो एक ज्योमेट्रिक फिगर ही है ना, तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखे तब वो एग्जैक्टली उसको ओवरलैप कर दे। राइट, तो हम कहेंगे टू ट्रायंगल्स are said to be congruent if and only if they completely overlap each other। overlap बोलिए, सुपर इम्पोज बोलिए, जो आप बोलना चाहें, if they completely overlap each other। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल एबीसी, पहला क्या है बच्चों? ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा है ट्रायंगल डीईएफ। क्लियर है? आप समझ रहे हैं हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा है ट्रायंगल डीईएफ। अब हम जानना चाहते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। यही पूरा खेल इसी चीज का है, इसी कॉन्सेप्ट का है। आज हम लोग सवाल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग ना बेसिक्स सीखने में इंटरेस्टेड। ट्रायंगल्स का जो बेसिक्स है, भर भर के जो बेसिक्स है उसको हमने आज सीख लेना है, कल से सवाल करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर से। आज पहले इसको समझ लीजिए। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल को उठाकर मैं दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। अगर ऐसा होता है तब ये दोनों ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट होंगे। राइट, तो अब मुझे बताइए, अगर ये ट्रायंगल इसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाता है, इसका मतलब कि जो डी पॉइंट है बच्चों और जो ए पॉइंट है, अगर ओवरलैप करेगा तो डी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, जो ई पॉइंट है वो बी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, और जो एफ पॉइंट है वो सी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना, तभी तो सामने से देखने में बिल्कुल ओवरलैप लगेगा। अगर ई और एफ दोनों एक दूसरे के ऊपर ना हो, ई अगर थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर हो, तो कंप्लीटली ओवरलैप तो करेगा ही नहीं। राइट, तो यानी आप कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, जैसे ए एक वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, इसमें डी वर्टेक्स है, ई वर्टेक्स है और एफ वर्टेक्स है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तभी ये ट्रायंगल भी ओवरलैप कर सकते हैं। राइट, तो
ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ तब ओवरलैप करेगा जब डी, ठीक है, जब पहले ए लिखते हैं, जब ए और डी वर्टेक्स ओवरलैप करें। अभी मैं सिर्फ वर्टेक्स के टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है। ए और डी वर्टेक्स ओवरलैप करने चाहिए। वैसे ही जो बी और ई वर्टेक्स है, बी और ई वर्टेक्स है वो भी ओवरलैप करना चाहिए, और जो सी और एफ वर्टेक्स है वो भी ओवरलैप करना चाहिए, राइट। ए वर्टेक्स और डी वर्टेक्स ओवरलैप कर गया, बी और ई कर गए, और सी और एफ कर गए, तो हम कहेंगे कि ठीक है भैया ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या समझिएगा, इक्वल टू साइन लिखिए, और जैसे आप ऐसे एस लिखते हैं ना, तो एस को ऐसा करिए, थोड़ा सा लिटा लीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कैसे, देखिए पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, ए बी सी। पहला ए है इसलिए दूसरे वाले ट्रायंगल में डी पहला होना चाहिए, यहां पर बीच में बी है इसलिए दूसरे वाले ट्रायंगल में ई बीच में होना चाहिए, यहां आखिर में सी है इसलिए दूसरे वाले ट्रायंगल में एफ जो है वो आखिर में होना चाहिए। क्लियर है? तो हम कहें कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चों, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल भी है। अगर दो ट्रायंगल या दो ज्योमेट्रिक फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है यानी वो इक्वल भी है, तो इसको हम ये भी लिखेंगे कि ऑल्सो ट्रायंगल ABC is equal to triangle DEF. Alright, triangle ABC is equal to triangle DEF. इक्वल कहने का मतलब कि इनका एरिया इक्वल होगा, साइड्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखिए अगर A के ऊपर D है और B के ऊपर E है, यानी AB और DE दोनों बराबर होने चाहिए। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB और DE बराबर होने चाहिए। अच्छा, AC और DF भी बराबर होने चाहिए। देखिए A के ऊपर D और C के ऊपर F, तो AC और DF भी बराबर होने चाहिए। राइट? और एक और बात समझिएगा कि B के ऊपर E और C के ऊपर F, तो BC और EF भी बराबर होने चाहिए। BC is equals to EF। ये तो मैं साइड्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे साइड्स हैं? AB और DE, देखिए AB और DE इसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहेंगे। AC और DF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। BC और EF, BC देखिए बेस है, EF भी बेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, वैसे ही अगर ना बच्चों इसको इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर जा रहा है, तो ये जितना एंगल होगा ये एंगल भी उतना ही होना चाहिए। राइट? एंगल क्या होता है? दो लाइन के बीच का जो स्पेसिंग है, तो ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग सेम है, यानी कि एंगल के टर्म्स में बात करें तो एंगल A और एंगल D दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। उसी तरीके से जो एंगल B है और एंगल E जो है वो बराबर होंगे एक दूसरे के। यहां पर मैंने एक ऐसे बनाया है, यहां पर दो बनाया है। अगर यहां भी एक बनाते यानी ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है, इसलिए मैंने दो बनाया। तो एंगल B और एंगल E एक दूसरे के इक्वल होंगे। और एंगल C, इसमें तीन बना लेते हैं, एंगल C और एंगल F एक दूसरे के बराबर है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। तो अब हम नए तरीके से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अब हम एक नए तरीके से कह रहे हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, if two triangles are congruent, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं
और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर corresponding sides are equal and corresponding angles are equal। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी समझ लीजिए। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, अभी हमने क्या लिया बच्चों कि अगर ए और डी वर्टेक्स, या आप यूं कह लीजिए कि अगर ए बी डीई के बराबर है, ए सी डीएफ के बराबर है, और उस तरीके से तीसरा साइड जो है वो भी बीसी जो है वो ईएफ के बराबर है, ऐसा अगर हो रहा है तब हम कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी और डीएफ इक्वल। अच्छा, एबी डीई एसी, इसका मतलब कि वर्टेक्स ए और डी ये ओवरलैप करेंगे, राइट? अगर बी और ई ओवरलैप करेंगे, सी और एफ ओवरलैप करेंगे। अब मैं आपको एक अलग तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि वर्टेक्स बी को एक ए पर रखने पर ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन डी को अगर मैं बी पर रख रहा हूं ओवरलैप कर दे रहा है पूरा ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब कि यहां पर क्या आ रहा है हमारा, ए बी और डीई बराबर है, राइट? यानी ए बी और डीई बराबर है, बीसी और ईएफ बराबर है, डीएफ और एसी बराबर है। यानी बिल्कुल आपने ठीक ऐसे उठाकर रख दिया है। यहां पर आपने रखा है, कहा है कि ए वर्टेक्स डी वर्टेक्स के ऊपर है, ठीक है, बी वर्टेक्स ई वर्टेक्स के ऊपर है, और सी वर्टेक्स एफ वर्टेक्स के ऊपर है। तब आप कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो वर्टेक्स ए है वो डी के ऊपर कोइंसाइड ना करके, अच्छा चलिए मान लीजिए वर्टेक्स ए तो डी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन जो वर्टेक्स बी है वो ई के ऊपर ना कोइंसाइड करके एफ के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, और जो वर्टेक्स सी है वो ई के ऊपर कोइंसाइड करे। ऐसा करने पर अगर ये ओवरलैप कर लें दूसरे को, डी को ए के ऊपर रखा, ई को सी के ऊपर और एफ को यानी ऐसे पलट कर ऐसे रखा है, क्लियर है? तब अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तब हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ऑर्डर हमेशा वैसा ही रखेंगे जैसे वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहे हैं। ABC is congruent to triangle DFE, triangle DFE, ठीक है? इस केस को समझिएगा, ये एक केस अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी सब कुछ आप समझ सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। पहले दो इसको देखिए, दो साइड AB और यहां पर है DF, इसका मतलब है कि AB जो है वो DF के बराबर है, AB is equals to DF, इसका ये मतलब है। पहला दो, इसका पहला दो। कब? जब हम बिल्कुल ऑर्डर में लिख रहे हैं A B C और D F E, ठीक है, पहला आप समझ गए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा अब क्या है, BC जो है वो FE के बराबर होगा, BC जो है वो FE के बराबर होगा, और जो AC है वो DE के बराबर होगा। AC जो है बच्चों वो किसके बराबर होना चाहिए? DE के बराबर। अच्छा, ये तो साइड की बात हुई। एंगल की अगर हम बात करें तो, एंगल की बात करें तो देखिए एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर होगा। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। एंगल B जो है वो एंगल F के बराबर होना चाहिए।
और एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ऑर्डर में जैसे ट्रायंगल आपको बनाकर दिए गए वैसे ही ये ओवरलैप करे। हो सकता है आपको ट्रायंगल को इसको ऐसे पलटना पड़े, यानी एफ को इधर लाना पड़े, ई को इधर लाना पड़े। हो सकता है ट्रायंगल को ऐसे मोड़ देना पड़े, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए जैसे कि ए जो है, ए तो डी के साथ ही चलिए, ए जो है वो ई के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। मान लीजिए जब ओवरलैप कर रहे हैं तो ए ई के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। जो बी है वो मान लीजिए कि जो बी है वो डी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, और जो सी है वो एफ के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तब क्या लिखेंगे बच्चों? इसका मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ई डी एफ। ट्रायंगल ई डी एफ। ये ऑर्डर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, किसको पहले लिखना है, किसको बीच में, किसको बाद में। इसका मतलब हो गया ए बी जो है वो ईडी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है? ईडी के बराबर है। बीसी जो है वो डीएफ के बराबर है। BC इज इक्वल्स टू DF। और जो AC है वो EF के बराबर है। AC जो है वो EF के बराबर है। ये ख्याल रखना है। AB को आप लिखेंगे इक्वल्स टू ED। ऐसा नहीं कि AB को चलो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, AB को लिख देते हैं DF के बराबर, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका पहला दो है तो इसका भी पहला दो ही होना चाहिए। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको बिल्कुल ऑर्डर में लिखते हैं। A के सामने E होगा, B के सामने D होगा और C के सामने F होगा। राइट? आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, एक ओरली हम लोग कर लेते हैं एक और केस। मान लीजिए अगर A जो है वो F के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अगर A जो है वो F के साथ कोइंसाइड कर रहा है, D C के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी C D के साथ कोइंसाइड कर रहा है, C इज कोइंसाइडिंग विद D, और B जो है वो F के साथ कोइंसाइड कर रहा है, B इज कोइंसाइडिंग विद। इस कंडीशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDF, सॉरी AF है तो ये E के साथ FDE, ठीक है, ट्रायंगल FDE। बस इतना देने की जरूरत है। आप कह सकते हैं AC FD के बराबर है, CB DE के बराबर है और AB FE के बराबर है। एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है। यहां एंगल नहीं लिखा, यहां एंगल A एंगल E के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग बाकी थ्योरम सीख लिया, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख लिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब हम मिस्टेक करते हैं तो हमें लगता है यार हम सीख तो रहे हैं लेकिन हमसे बन ही नहीं रहा सवाल। ये बेसिक्स आने इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको अच्छे से नोट करिए, समझ के नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक आधा हम लोग बेसिक थ्योरम्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे वो हम देखते हैं। वो आपको एनसीईआरटी में एक्सियम में मिल जाएगा, ठीक है? तो दो बेसिक थ्योरम्स जो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग उस पर सवाल करेंगे। हम लोग आर डी शर्मा के तरीके से चलेंगे, ठीक है? उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी हमारा खुद ब खुद कवर हो जाएगा उसमें। एनसीईआरटी कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे, लेकिन चलेंगे आर डी शर्मा के तरीके से, ठीक है? तो उसमें हमारा सब कुछ परफेक्ट तरीके से कवर होगा। चलिए, पहला थ्योरम जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम लोग ये थ्योरम्स कर लेते हैं। अगले लेक्चर में और उसके भी अगले लेक्चर में, दो लेक्चर्स में हम लोग इन थ्योरम्स पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है? चलिए, पहला आपका थ्योरम है, ठीक है? ये थ्योरम है बच्चों। थ्योरम क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, टू triangles are congruent
if two sides and included angle, two sides and included angle of one triangle are equal to corresponding sides and included angle of other triangle. जरा समझिएगा इस थ्योरम को, ये बहुत बेसिक थ्योरम है। और आज जो हम लोग दो थ्योरम्स करेंगे और अगले दो लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो हमारा काफी हद तक ट्रायंगल्स चैप्टर पर जो पकड़ है, जो बेस है, वो हमारा बना देगा। ठीक है बच्चों, तो थ्योरम कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं एबीसी और इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं डीईएफ। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। इफ टू साइड्स यानी ये एक साइड ले लेते हैं और ये दूसरा साइड ले लेते हैं। ठीक है, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है उस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का, आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ये, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल अगर इसके बराबर है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कब कहेंगे? जब ये साइड इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, ये साइड इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, और ये दोनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहें कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। ये थ्योरम कह रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है बच्चों? हमें क्या क्या चीजें गिवन है? हमें गिवन है कि AB और DE एक दूसरे के बराबर है। AB इज इक्वल्स टू DE, ठीक है, और AC और DF एक दूसरे के बराबर है। AC इज इक्वल्स टू DF, और एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर है। एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर है, राइट? अगर ऐसा है तो आपसे कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, AB DE के बराबर है, तो AB के बाद हम लिखेंगे ट्रायंगल DE, और AC DF के बराबर, तो DF के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसको देखिए हम लोग लॉजिक से प्रूफ करेंगे, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं इसका, इसको हम लोग लॉजिक से प्रूफ करेंगे। कैसे लॉजिक से प्रूफ करेंगे समझिएगा जरा। देखिए ये लॉजिक क्या कहता है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं, और ऊपर रखने पर अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं तो उस केस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सही कह रहा हूं मैं?
ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि डी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, ओवरलैप कर जाए। कैसे रखा है इस ट्रायंगल को इसके ऊपर? कुछ इस तरीके से कि डी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इस साइड को एडजस्ट करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि एपी और डीई दोनों बराबर हैं, तो एडजस्ट करने पर बी पॉइंट के ऊपर ई पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा। यहां तक बात समझ रहे हैं? इस ट्रायंगल को मैंने इसके ऊपर रख दिया, और कैसे रखा है? इस डी पॉइंट से इसको पकड़ा और इसको ए पॉइंट के ऊपर चिपका दिया। क्लियर है? अच्छा, डीई और ए बी बराबर है, तो डी अगर ए के ऊपर है तो ई को हम लोग बी के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो ए बी और डीई देखिए एग्जैक्टली ओवरलैप कर गया है। क्लियर है? तो इसको ऐसा लिखेंगे कि इफ वी पुट D over A, then E will overlap B. Then E will overlap B. That is AB, हम D इस ट्रायंगल है, DE overlaps AB। चलिए बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में AB और DE तो ओवरलैप कर जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा कि ये इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, फिर ये जितना एंगल है ये एंगल भी उतना ही है, ठीक है। तो AB से AC जितना दूर होगा, DE से DF भी उतना ही दूर होगा, क्योंकि एंगल क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी एक तरीके से। तो भाई अगर इन दोनों के बीच की दूरी सेम है और इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, और अगर ये वाला साइड इस साइड के ऊपर ओवरलैप है, तो ये वाला साइड इस साइड के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, क्योंकि पहले से कह रखा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सिंस angle A is equals to angle D, therefore DF will overlap AC। यहां तक का लॉजिक समझ रहे हैं आप? ये हम लोग लॉजिक से प्रूव कर रहे हैं। हमने D को A के ऊपर रखा, चूंकि AB और DE बराबर हैं, इसलिए E को हम लोग B के ऊपर कोइंसाइड करा सकते हैं। तो DE AB के ऊपर ओवरलैप कर गया। फिर AB से जितना एंगल मुड़कर हम DC तक पहुंच रहे हैं, DE से भी उतना ही एंगल मुड़कर DF पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए DF और AC भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, क्योंकि इनका लेंथ बराबर में तब ओवरलैप नहीं करते, लेकिन लेंथ बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों से हमने क्या समझा है? फ्रॉम अबव वी सी दैट E overlaps B, E overlaps B, and F overlaps C, and F overlaps C। अब समझिएगा, अगर E B के ऊपर ओवरलैप हो गया है और F C के ऊपर ओवरलैप हो गया है, इसका मतलब कि BC और EF एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है, राइट? सो दिस means that BC overlaps, EF overlaps. This means that EF overlaps BC। अब चूंकि तीनों साइड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, देखिए
DE AB को ओवरलैप कर रहा है, उसके बाद फिर जो DF है वो AC को ओवरलैप कर रहा है। इन दोनों के ओवरलैप करने पर EB के ऊपर है, FC के ऊपर है, इसलिए दोनों भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जब तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ओवरलैप कर जा रहे हैं, यानी ये पूरा फिगर इसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। thus A overlaps B, B overlaps C and E overlaps B overlaps E and E overlaps C overlaps F। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसे हम लोग कौन सा क्राइटेरिया कहते हैं समझिएगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कौन सा क्राइटेरिया कहते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं। और इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, जो दो साइड्स है ना उनके बीच में लाई करने वाला एंगल। ऐसा नहीं हो कि ये साइड और ये वाला एंगल, नहीं, ये एंगल इन दोनों के बीच में तो नहीं लाई कर रहा ना। तो ये क्राइटेरिया हमेशा तभी वैलिड है जब दो साइड हो और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, दो साइड हो और इन दोनों साइड के बीच का एंगल हो, ये आजू बाजू वाला एंगल नहीं चलेगा। क्लियर है ये बात? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। हमने पहला क्राइटेरिया सीखा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ऑलराइट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ के नोट करिएगा। इस पे अगले दिन हमें सवाल करना है, समझना आपको इंपॉर्टेंट है। ये एक आखिरी थ्योरम आज के लिए देख लेते हैं बच्चों। ये थ्योरम कह रहे हैं, छोटा सा थ्योरम है, एंगल ऑपोजिट टू टू equal sides of a triangle are equal। ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा है। ये थ्योरम कह रहा है कि एंगल ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी यहां एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, तो उस एक ट्रायंगल को हम लोग जरा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ABC। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है। मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, यानी हमें गिवन क्या है, हमें पहले से ही गिवन है कि कोई दो साइड तो इस ट्रायंगल का इक्वल है, यानी कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। क्या बच्चों, AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। क्या गिवन है, AB और AC एक दूसरे के इक्वल है, राइट। टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब कह रहा है एंगल ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल, और इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, और आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल्स टू ACB, लेकिन एक ही अगर एक सिंगल ट्रायंगल के अंदर इस कर रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें ना बच्चों हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
कंस्ट्रक्शन क्या है कि ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चों? ए पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं? अच्छा नहीं सॉरी, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं, ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीसी के ऊपर जो बीसी को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए पॉइंट से। चलिए बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा है। ये हमने एक ऐसे ड्रॉ किया है ये जो ए है, एंगल ए, इसको इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। क्लियर बच्चों? हमने क्या किया है हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ए पॉइंट अगर ये 60 डिग्री था तो आधे 30 डिग्री से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, बाइसेक्टर। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। हमने क्या किया है? हमने ड्रॉ किया है ड्रॉ बाइसेक्टर, या इनफैक्ट इसको नाम देते हैं एंगल बाइसेक्टर। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडी, सॉरी ऑफ एंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। किसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है? ये जो पूरा एंगल ए है इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है बच्चों। बात समझ रहे हैं? जो पूरा एंगल ए था, इस एंगल बाइसेक्टर मतलब, एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को दो इक्वल एंगल में बांट दिया है एडी ने, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल एसीडी। दिख रहे हैं आपको दो ट्रायंगल्स बच्चों, एबीडी और एसीडी। इसमें देखिए AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में AB AC के इक्वल, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, ये हमें गिवन है तो हम ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे गिवन, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल, ये एंगल क्या? इसको एंगल A नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे BAD, एंगल BAD is equals to angle CAD, is equals to angle CAD। ये कैसे आया हमें, कैसे पता चला? ये कंस्ट्रक्शन से मिला है हमें, तो इसे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। सवाल में भी ऐसे ही करना है, ध्यान दीजिएगा। और AD जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, वो कॉमन है। AD इस ट्रायंगल में भी देखिए AD, और AD इस ट्रायंगल में भी है, तो AD और AD दोनों कॉमन है। क्या है बच्चों? कॉमन। साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब कि फ्रॉम SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये क्या है? साइड एंगल साइड क्या था? क्राइटेरिया था। फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं ट्रायंगल, ये क्या है? AB, ट्रायंगल AB, और इधर हमारा आएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB की जगह क्या आएगा? AC, ठीक है। अब AB के बाद कौन सा पॉइंट बचा बच्चों? यहां पर D, तो इसको लिख दे रहे हैं D, और यहां पर इस ट्रायंगल में AC के बाद कौन सा पॉइंट बचा है? D, यानी कि AC। कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा बच्चों, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी हमने डिस्कस किया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे बाय CPCT, बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या है? CPCT का मतलब होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, corresponding part of congruent triangle। तो corresponding part से क्या होगा? ये एंगल देखिए, एंगल B और एंगल C दोनों बराबर हैं, है ना।
एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर, यही तो प्रूफ करना था। तो सीपी सीटी से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसका मतलब हो गया कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स अगर इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यही से आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों समझकर अच्छे से। थ्योरम जो है वो अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप इन थ्योरम्स को 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार पढ़ के कर लीजिएगा, फिर 1 घंटे के बाद फिर से कर लीजिएगा और फिर अगले दिन एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, खुद से लिखना है, बुक से देख के नहीं लिखना है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। अगले लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। ये थ्योरम अच्छे से कर लीजिएगा दोनों। बाय।